हो गया, सेरेब्रम हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायनसेफेलॉन। अभी जितना भी डायग्राम है, पहले भी कहा फिर कह रहे हैं कि ये डायग्राम सब मेरा है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो इसी डायग्राम से ही आपको समझना है, और इसी को देख करके, डायग्राम को समझ करके जब आप पढ़िएगा नोट्स को, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये जब नोट्स पढ़िएगा डायग्राम को देखकर, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए डायनसेफेलॉन समझाने के लिए मेरा अपना डायग्राम है, उसी पर ध्यान दें। मान लें कि इट इज अ डायनसेफेलॉन, ये डायनसेफेलॉन है, दिस इज द डायनसेफेलॉन, ये डायनसेफेलॉन है। इमेजिन कीजिए कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो एक रूम है, और इस रूम का ये जो साइड है, ये डॉर्सल साइड छत हो गया। आप जिस रूम में हैं अभी, उस रूम का ये छत है, डॉर्सल साइड है, और उसका जो फर्श है, फ्लोर है, वो ये है, और जो साइड का दीवार है वो ये दोनों है। तो ये डॉर्सल साइड है, डायनसेफेलॉन का ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और ये दोनों लैटरल साइड है। और इसके बीच में एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम हो गया डायोसील, जो डायोसील जिसको थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। तो डायोसील का जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड ऑफ द डायोसील इज इपीथैलेमस। थैलेमस आएगा डायनसेफेलॉन के लिए, इपी मतलब हो गया ऊपर, ऊपर डॉर्सल साइड, तो ये हो गया इपीथैलेमस। तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस नीचे, ये इपीथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। और दोनों लैटरल साइड को कहते हैं थैलेमी। बोथ द लैटरल साइड्स आर कॉल्ड थैलेमी। तो इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंड दीज टू आर थैलेमी। अब ये जो डॉर्सल साइड है, यहाँ पे ये जो लाइन अभी हम बना रहे हैं, इट इज द इपिथेलियम ऑफ द डायनसेफेलॉन। ये ब्रेन का इपिथेलियम है, इपिथेलियम ऑफ द डायनसेफेलॉन। ये डार्क ऐसे कर दे रहा है, ये इपिथेलियम ऑफ द डायनसेफेलॉन। और हम लोग जानते हैं कि ब्रेन का जो इमीडिएट कवर है, याद कीजिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेन के चारों ओर कुछ कवर्स हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं। इमीडिएट जो ब्रेन को तुरंत, ब्रेन के इमीडिएट कांटेक्ट में जो कवर है उसको पाया मैटर कहते हैं। पाया मैटर, इट इज थिक एंड वैस्कुलराइज्ड। और जो सबसे बाहर है उसको डूरा मैटर कहते हैं। पाया मैटर इज थीन एंड वैस्कुलराइज्ड, और डूरा मैटर इट इज थिक, फाइब्रस एंड टफ। ये पढ़ा है हम लोगों ने। और बीच में एरेक्नोइड विच इज ऑल्सो थीन एंड वैस्कुलराइज्ड। याद कीजिए, एरेक्नोइड से फोल्ड्स डेवलप होता है, फिंगर लाइक माइक्रोविलाई, जिसको एरेक्नोइडल विलाई कहते हैं। एरेक्नोइडल विलाई फ्यूज विद द पाया मैटर टू फॉर्म लेप्टोमेनिंजेस। एरेक्नोइडल विलाई फ्यूज कर जाता है किससे? देखिए वहां पे बताया था कि जैसे ये सीएनएस है, मान लीजिए ब्रेन हो, स्पाइनल कोड हो, जो भी हो, सीएनएस है, तो इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है पाया मैटर, फिर ये है एरेक्नोइड, और ये है डूरा मैटर। तो बताया था कि ये जो एरेक्नोइड है, इससे इस तरह का एरेक्नोइडल भिलाई है, फिंगर लाइक, डायग्राम में देख लीजिएगा। और ये जो एरेक्नोइडल भिलाई है ये फ्यूज्ड होता है पाया मैटर से, और इनको कहा जाता है लेप्टोमेनिंजेस। ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है लेप्टोमेनिंजेस। तो खैर वो सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ा हुआ है। अभी मामला ये है कि ब्रेन का जो सबसे इमीडिएट कवरिंग है, जो तुरंत ब्रेन को कवर कर रहा है, दैट इज पाया मैटर। तो यहाँ पे लीजिए, ये पाया मैटर बना देते हैं, ये दिस इज द पाया मैटर। ये पाया मैटर है जो ब्रेन को कवर कर रहा है, दिस इज द पाया मैटर। अब ध्यान ये रखना है कि द
इपिथेलियम ऑफ द इपिथैलेमस, इपिथेलियम ऑफ द इपिथैलेमस, ये वाला, इधर इधर नहीं, इपिथेलियम ऑफ द इपिथैलेमस फ्यूजेस विद the pia matter, outer pia matter to form the structure called tela corvidia. ये एक स्ट्रक्चर बनाता है which is called tela corvidia. तो ये इपिथैलेमस है, इपिथैलेमस का इपिथेलियम है, इपिथेलियम ऑफ द इपिथैलेमस, इसके बाहर ये पाया मैटर है, दोनों फ्यूज कर गया तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेला कोरवाइडिया. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेला कोरवाइडिया. इसको कहते हैं टेला कोरवाइडिया. टेला कोरवाइडिया. क्वेश्चन आ जाएगा कि टेला कोरवाइडिया क्या है. तो टेला कोरवाइडिया इज द इपिथेलियम ऑफ द इपिथैलेमस फ्यूज्ड विद द पाया मैटर. तो टेला कोरवाइडिया पूरा. अब ये जो टेला कोरवाइडिया है, इट इनवैजिनेट्स, ये अंदर की ओर धंसता है. इट इनवैजिनेट्स, ऐसे यह धंसेगा ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द डायासील. ये डायासील है, जैसे डायासील, ये इसका डॉर्सल साइड है. तो ये सब तो ये है. तो ये जो टेला कोरवाइडिया क्या हो गया, ये पार्ट है इपिथेलियम ऑफ द इपिथैलेमस फ्यूज्ड विद पाया मैटर. अब ये अंदर धंस रहा है. किधर धंस रहा है? डॉर्सल साइड, द मिड डॉर्सल साइड, डायासील में. And this part is called anterior corvoid plexus. Plexus का मतलब होता है जाल. तो ये कहलाता है anterior corvoid plexus. Anterior corvoid plexus. Plexus मतलब जाल. तो क्वेश्चन रहेगा कि anterior corvoid plexus कहाँ है. तो कहेंगे in the mid dorsal side ऑफ द डायोसील. जैसे कोई छत से नीचे बीम वगैरह लटक रहा है, जैसे कोई चीज, वैसा ही बीच में, बीचों बीच है मिड डॉर्सल साइड. और अभी हम लोगों ने कहा था कि पाया मैटर काफी वैस्कुलराइज्ड है, यानी काफी ब्लड करेगा, वो करेगा पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस. तो एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज formed due to the tela corvidia, invagination of tela corvidia. Tela corvidia is formed due to the fusion of the epithelium of epithalamus and the outer pia mater. और इसका काम क्या है? It provides nutrition, oxygen, etc. to the CSF, जैसे कि ये सब ब्रेन का टिश्यू यूटिलाइज कर सके. तो इसका काम है प्रोवाइड करना. ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है मेटासील में. अब इसको आप मान लीजिए कि ये मेटासील है, ये इसको डायासील नहीं मान के आप इमेजिन कर लीजिए कि मेटासील है. तो मेटासील होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर. तो मेटासील है फोर्थ वेंट्रिकल है मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर, और वहां भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस. ये एंटीरियर और वो पोस्टीरियर, वहां भी फॉर्म करता है टेला कोरवाइडिया से. तो इसका काम है सब्सटेंस को रिलीज करना सीएसएफ में. और पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस जो मेटासील में है, उसका काम है मेटाबॉलिक वेस्ट को एब्जॉर्ब करना. तो आप समझ सकते हैं एंटीरियर and posterior corvoid plexuses together help in maintaining the composition as well as volume of CSF. CSF cerebrospinal fluid का composition और उसका वॉल्यूम, इनको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल है एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस का. एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस बहुत सारा सब्सटेंस रिलीज करता है इनटू द डायोसील सीएसएफ में,
ये यूटिलाइज होता है ब्रेन के डिफरेंट टिश्यूज से, ऑर्गन ब्रेन का डिफरेंट पार्ट इसको यूटिलाइज करता है, और फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करेगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पोस्टीरियर फॉरवर्ड प्लेक्सस के द्वारा, जो मौजूद है मेटासील के मिड डॉर्सल साइड। ये डायोसील के मिड डॉर्सल साइड और पोस्टीरियर मेटासील के मिड डॉर्सल साइड, ये रिलीज करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों मिलकर सीएसएफ का कंपोजिशन भी मेंटेन कर रहा है और वॉल्यूम भी मेंटेन कर रहा है। तो ये तो हो गया। अब देखिए इसके डॉर्सल साइड में यहाँ पे पीनियल स्टॉक है और इससे लगा हुआ ये पीनियल बॉडी है। एंडोक्राइन में हम लोग पढ़ चुके हैं पीनियल ग्लैंड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये पीनियल ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, इट रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन इज एंटीगोनाडल हार्मोन। मेलाटोनिन एंटीगोनाडल हार्मोन है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को रोकता है, गोनाड्स यानी ओवरी और टेस्टिस के डेवलपमेंट को रोकता है, टेस्टिस के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकेगा, ओवरी oogenesis नहीं करे इसको भी रोकेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है मेल और फीमेल का उसका डेवलपमेंट को भी रोकेगा। तो आप लोग ये सिंपल कह सकते हैं कि ये प्यूबर्टी को डिले करेगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी को रोकता है। ये काम है मेलाटोनिन का, और मेलाटोनिन रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। अब पीनियल ग्लैंड को कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, बिकॉज मेलाटोनिन का सिंथेसिस होता है सेरोटोनिन से, जो हम लोग पढ़ा है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन से मेलाटोनिन का फॉर्मेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट स्टिमुलस। अगर लाइट स्टिमुलस जाएगा तो मेलाटोनिन का सिंथेसिस नहीं हो। तो जब अंधेरा रहेगा यानी नाइट में, डार्कनेस में, तो मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होगा, और डे लेंथ जब ज्यादा होगा दिन में तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होगा। और मेलाटोनिन है क्या, तो एंटी गोनाडल हार्मोन, गोनाडल एक्टिविटी को रोकता है, प्यूबर्टी को डिले करता है। तो इसलिए जहां डे लेंथ ज्यादा होता है, जैसे एशियन कंट्री है इंडिया वगैरह, तो इंडिया वगैरह में डे लेंथ ज्यादा है, दिन की लंबाई ज्यादा है, तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आ जाता है। मतलब 12-13 साल की उम्र में गर्ल्स हो या बॉयज हो वो सेक्सुअली मैच्योर्ड होने लगता है। लेकिन वही यूरोपियन कंट्रीज जहां पे कि डे लेंथ कम है, दिन की लंबाई कम है, रात लंबा होता है, तो वहां पे मेलाटोनिन का सिंथेसिस और रिलीज का मौका ज्यादा होता है, और मेलाटोनिन गोनाडल एक्टिविटी को रोकता है, तो इसलिए वहां प्यूबर्टी डिलेड होता है। 15-16 साल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है, यहाँ इंडिया में 11-12-13 साल। इसी पर क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर पीनियल ग्लैंड को रिमूव कर दिया अर्ली चाइल्डहुड में, पीनियल ग्लैंड का डीजेनरेशन स्टार्ट होता है 8-9 साल की उम्र से। बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तब उसके बाद धीरे धीरे डीजेनरेशन होता है, जो बताया था। इसके अंदर ब्रेन सैंड का डिपोजिशन होता है, जिसको एथरबुली सेरेब्राई या कॉर्पोरा एरिनेसिया भी कहते हैं। और जब ब्रेन सैंड या कॉर्पोरा एरिनेसिया या एथरबुली सेरेब्राई कैल्केरियस डिपोजिशन है होने लगता है तो ग्लैंड डीजेनरेट होता है। तो ग्लैंड का डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है 8 साल की उम्र के बाद, और 11 साल होते होते 11-12 साल डीजेनरेट हो जाता है, तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन अब कम होने लगता है, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है। जब तक ये एक्टिव रहता है 8 साल की उम्र तक सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होने देगा। तो इसी पर क्वेश्चन है कि अगर छोटे बच्चे में पीनियल ग्लैंड को रिमूव कर दे, हटा दे, तब क्या होगा। तो प्रिकोशियल यानी अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो छोटा बच्चा है 5-6-7 साल का, वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाएगा, उसको रोकने का काम करता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन इज रिलीज बाय दिस पीनियल ग्लैंड, जिसको इपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, या फोनेरियम भी एक नाम बताया था। इपिफाइसिस सेरेब्राई, ईपी मतलब क्या है, इपिथैलेमस से ऊपर है, तो इसलिए इपिफाइसिस कम आता है ब्रेन के लिए। और ठीक उसी तरह यहाँ पे ये जो
हाइपोथैलेमस है नीचे वाला हिस्सा, इससे लगा होता है ये पीनियल, ये लगा होता है इन्फंडिबुलम, दिस इज इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम से लगा हुआ है पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का, ये हो गया एंटीरियर लोब, और तो ये एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब, ये इन्फंडिबुलम, और जहां पे ये अटैच होता है इसको मीडियन एमिनेंस ऑफ ट्यूबर साइनेरियम कहते हैं, इसको मीडियन एमिनेंस ऑफ ट्यूबर साइनेरियम। तो यही से हाइपोथैलेमस से न्यूरोपेप्टाइड आता है, 6 न्यूरोपेप्टाइड बताया था, जैसे GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर, सोमैटोकाइनिन कहते हैं, या फिर तो सोमैटोकाइनिन आएगा और यहाँ पे सोमैटोट्रॉप पे काम करेगा, तो सोमैटोट्रॉप रिलीज करेगा GH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। उसी तरह TRF आएगा, तो TRF विल एक्ट अपॉन थायरोट्रॉप, तो ये रिलीज कर देगा TSH। यहाँ से फिर आएगा CRF, तो इट विल एक्ट अपॉन द कॉर्टिकोट्रॉप, ये रिलीज कर देगा ACTH। तो इस तरह से 6 पेप्टाइड आता है, न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है और आता है ये एंटीरियर लोब में थ्रू द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू। और आने के बाद एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में 6 तरह के सेल्स हैं, उन पे काम करेगा और 6 तरह का ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करवा देता है। ट्रॉफिक हार्मोन्स का था दोज हार्मोन्स विच एक्ट अपॉन एंडोक्राइन पार्ट, जो एंडोक्राइन पार्ट पे एक्ट करे। आप देखिए जितना भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, चाहे TSH हो रहा है, ACTH हो रहा है, FSH हो रहा है, ICSH हो रहा है, या फिर प्रोलैक्टिन, ऑल आर एक्टिंग अपॉन द एंडोक्राइन पार्ट एनीवे। और साथ ही साथ यहाँ सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई थी, और हम लोग पहले भी डिस्कस किया है कि न्यूक्लियाई आर द गैंग्लिया, गैंग्लिया मतलब एग्रीगेशन ऑफ साइटोन प्रेजेंट विद इन द CNS। ब्रेन के अंदर अगर साइटोन या सेल बॉडी का ग्रुप है न्यूरॉन का, तो उसको हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। 2 गैंग्लिया, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर, और इसे लगभग 10 लाख न्यूरॉन, 10 लाख न्यूरॉन ये इंटर करता है पोस्टीरियर लोब में, और इन्हीं के नर्व एंड से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, which are called neurohormones. So neurohormones, because they are synthesized in supraoptic and paraventricular nuclei and are released into the posterior lobe of pituitary, पढ़ा है, they are temporarily stored within the Herin's body, secretory granules of the Herin's body, जो एरिया है इसमें, और वहां से रिलीज होता है ब्लड में, and they are transported via blood in association with the 2 carrier molecules, न्यूरोफाइसिन 1 एंड न्यूरोफाइसिन 2। ये पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है कि आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, तो ये एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी एंडोक्राइन। और ये जो डायनसेफलॉन का जो लैटरल साइड है, दिस वन, अब ये चीज यहाँ पे इस डायग्राम में जो बनाया है, ऑप्टिक काइज्मा, काइज्मा कहा जाता है जहाँ ऑप्टिक नर्व क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो इसी जगह पे जस्ट इन फ्रंट ऑफ द इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के ठीक पहले यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड के आई से आ रहा, राइट साइड के आई से और लेफ्ट साइड के आई से जो नर्व आ रहा है क्रॉस करता है एक दूसरे को, तो इसको कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। तो ऑप्टिक काइज्मा इज फॉर्म ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ऑफ द optic nerves coming from the left and right eyes, and they cross over each other just in front of the infundibulum on the hypothalamus. तो hypothalamus में यानी ventral side में ये दोनों क्रॉस करता है infundibulum के पहले, इसको कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। यही इस डायग्राम में दिखाया है ऑप्टिक काइज्मा, दिस इज ऑप्टिक काइज्मा, ये बना दिया infundibulum, ये पिट्यूटरी। तो उसके बाद अब देखिए ये जो थैलेमस है, दिस थैलेमस, ये भी अपने लैटरल साइड में आउटग्रोथ बनाता है और इसको कहते हैं ऑप्टिक वेसाइकिल। द 2 आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम द लैटरल साइड्स ऑफ द डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन के लैटरल साइड से 2 आउटग्रोथ डेवलप हुआ, इसको कहते हैं ऑप्टिक वेसाइकिल। अब ये ऑप्टिक वेसाइकिल इनवैजिनेट कर रहा है, देखिए ऐसा धंस रहा है, ऐसा धंस गया, तो धंस गया, तो अब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ऑप्टिक कप, कप नुमा हो गया। तो पहले यहाँ पे देखिए ऑप्टिक वेसाइकिल था, और जब धंस गया तो हो गया ऑप्टिक कप, और यही ऑप्टिक कप डेवलप होता है रेटिना में।
रेटिना जो हम लोग कहते हैं आई में, जहाँ पे रॉड्स कॉन्स हम लोग पढ़ते हैं और जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है, वही रेटिना है। ये इसी से बनता है, इसी ऑप्टिक कप से। तो ऑप्टिक कप का ओरिजिन भी आप देखिएगा तो हो रहा है फ्रॉम थैलेमी, लैटरल साइड्स ऑफ द डायंसेफलन। पहले आउटग्रोथ डेवलप हुआ और फिर उसको कहते हैं ऑप्टिक वेसाइकिल, और फिर आउटग्रोथ जब इनवैजिनेट कर गया तो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज ऑप्टिक कप। एंड ऑप्टिक कप डेवलप्स इनटू रेटिना ऑफ द आईज। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है डायंसेफलन। इसका जो छत है, डॉर्सल साइड है, ये इससे डेवलप हो रहा है पीनियल ग्लैंड। इसके हाइपोथैलेमस जो फ्लोर है, वेंट्रल साइड है, उससे डेवलप हो रहा है पिट्यूटरी, और इसके लैटरल साइड से डेवलप हो रहा आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेटिना। और ये तो आप देख ही रहे हैं, एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस से मिड डॉर्सल साइड में है, जो बना है एपिथेलियम ऑफ एपिथैलेमस एंड द बायोमैटर के फ्यूजन से। इसको कहते हैं टेलर कॉर्वाइड। और इसका काम बताया था कि हम लोग कहते हैं कि सीएसएफ का काम होगा कि न्यूट्रिशन देगा, ऑक्सीजन देगा, या और भी जो भी चीज है ब्रेन के टिश्यू को चाहिए देगा। लेकिन इसको मिलेगा कहाँ से? तो मिलेगा इसको एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस के अंदर जो कैपिलरी का जाल है, उसी से मिलेगा। अब फिर वहां से ब्रेन वगैरह जो कुछ यूटिलाइज करेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, विच इज प्रेजेंट इन द मिड डॉर्सल साइड ऑफ द मेटास्टीस। अब ये तो हो गया। अब देखिए इसका फंक्शन एक मिनट में देखते हैं। देखिए डायंसेफलन का फंक्शन, इतना तो आप लोग भी स्मार्ट आदमी समझ ही रहे होंगे। डायंसेफलन का फंक्शन एक तो एंडोक्राइन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अभी ये पीनियल ग्लैंड भी हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन एंटीगोनाडल है। और एक और काम है, इट इज एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। तो एमएसएच का काम होता है स्किन कलर को डार्क करना, और मेलाटोनिन का काम होता है स्किन कलर को लाइट करना। ये मेलानिन पिगमेंट को इकट्ठा कर देता है, एक्युमुलेट कर देता है, तो स्किन लाइट हो जाता है। एमएसएच उसको फैला देता है, स्प्रेड कर देता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, तो स्किन कलर डार्क हो जाता है। तो इसलिए एक बहुत जेनेटिक रोल तो है ही, जेनेटिक फैक्टर तो है ही कलरेशन में। यूरोपियन कंट्री में जो स्किन कलर का कॉम्प्लेक्शन व्हाइट होता है तो जेनेटिक फैक्टर है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि उसमें मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, और मेलाटोनिन एंटीगोनाडल के साथ साथ एंटागोनिस्टिक है एमएसएच, और इससे 6 हार्मोन भी होता है। थायराइड के अंदर जो फॉलिकुलर सेल है वो थायरॉक्सिन रिलीज करेगा, और जो पैराफॉलिकुलर सेल है वो रिलीज करेगा टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन का काम है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाना। ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा ब्लड में, 9 to 14 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml, दैट इज कैल्सीमिया, 9 to 14 मिलीग्राम पर 100 ml। हाइपर कैल्सीमिया जब होगा, यानी 14 मिलीग्राम पर 100 से ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम, तो टीसीटी कैल्शियम को ब्लड से हटा के उसको डिपॉजिट करवा देगा बोन पे, कैल्सिफिकेशन। और तो टीएसएच का उसमें नहीं रोल है, टीएसएच का टीसीटी में रोल नहीं है, टीएसएच का रोल है थायरॉक्सिन रिलीज कराने में, और वो तो निगेटिव फीडबैक है उसका कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल से टीसीटी का। उसका तीसरा हार्मोन एसीटीएच, जो हम लोग कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, नाम से मालूम है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। 3 मेजर कॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ये कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल, और सेक्स कॉर्टिकॉइड में एंड्रोजन एंड एस्ट्राडियोल। चीफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, चीफ एस्ट्राडियोल इज एस्ट्रोजन, वो रिलीज कराता है। तो एसीटीएच है। उसके अलावा फिर एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन कहते हैं। तो ये
ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल पे काम करेगा, oogenesis में ओवम के निर्माण में मदद करता है। फिर ICSH और LH है, तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के टेस्टिस में मौजूद इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक पे काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन करवाएगा। जो हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओव्यूलेशन अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जिसको हम लोग मंथली साइकिल भी कहते हैं। तो 14th डे को ओवम रिलीज होगा, उसके बाद वो रप्चर्ड ओवम को कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है LH, और LH के प्रभाव में ही वहां से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, बिकॉज उसका काम होता है एंडोमेट्रियम को डेवलप कराना, प्लासेंटा के ग्रोथ में मदद करना, इम्प्लांटेशन में मदद करना एंड सो ऑन। एक है प्रोलैक्टिन, जो मेमरी ग्लैंड पे काम करेगा और मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। और उसके अलावा दो न्यूरो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन स्विफ्ट चाइल्ड बर्थ, इट स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, हेल्पिंग इन पार्चुरेशन। और दूसरा जो इसमें है वो है ADH, वैसोप्रेसिन। एक तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ा देगा, और ADH कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस कहा जाता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर विथ यूरिन, तो ADH acts upon the DCT and helps in absorption of water. So it helps in maintaining the balance between water and salt within the body fluid. तो ये तो काम हो गया। अब डायेनसेफेलॉन का तो एक काम एंडोक्राइन हो गया। दूसरा है कि ये जो हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, इट इज द सीट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा फिंगर जहां मूव कर रहा है, दिस एरिया, इट इज द सीट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। आप समझते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बॉडी का सारा ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जितना भी इंटरनल ऑर्गन, चाहे हार्ट हो, लंग हो, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। अब उसका कंट्रोल कहां से होता है? तो हाइपोथैलेमस, तो सीट ऑफ है। और इसके अलावा हम लोगों में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। जैसे ठंड हो रहा है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर अपना मेंटेन है 37.8, भले बाहर में 10 रहे, 12 रहे, 5 रहे, उससे नहीं मतलब। तो कहां से मेंटेन हो रहा है? तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, यही हाइपोथैलेमस। ये हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। यही कोल्ड ब्लडेड एनिमल में नहीं है, क्वाइकिलोथर्मल्स में नहीं है, फिश एम्फीबिया में नहीं है, हम लोगों में है। फिश एम्फीबिया रेप्टाइल में नहीं है, बर्ड्स मैमल में है। तो ये भी देखिए थर्मो रेगुलेशन का भी काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारा जो फंक्शन है, जैसे हम लोग एमिगडाइला पढ़ते हैं, एमिगडाइला के बारे में बताएंगे। तो जहां से बहुत सारा जो इमोशंस आता है, जैसे लव, एंगर, हेट, फ्रस्ट्रेशन। लव हो गया, गुस्सा हो गया, किसी से हेट हो गया, नफरत हो गया, कभी फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये सब जो तरह तरह का इमोशंस दिमाग में विचार आता है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस है। और उसके अलावा एमिगडाइला में भी इसका ये पार्ट है, ये एमिगडाइला का भी पार्ट है। एमिगडाइला का काम, एक इम्पोर्टेंट काम है सेक्सुअल एराउजल, सेक्सुअल फीलिंग को भी वो डेवलप कराता है। तो ये सब सारा चीज है इसके अंदर। अब देखिए एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, बहुत सारा इमोशंस जो हम लोगों का है उसको ये रेगुलेट कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज कंप्लीटली कवर्ड ऑन डॉर्सल साइड बाय द सेरेब्रम, वेंट्रली इट इज फ्री। और इसमें ऊपर की ओर ये पीनियल का ग्लैंड कनेक्टेड बाय पीनियल स्टॉक, नीचे की ओर ये इंफंडिबुलम कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस एट द जंक्शन कॉल्ड मीडियन एमिनेंस ऑफ ट्यूबर कैलेरियम। और द लैटरल, इसका जो थैलेमी से ये रेटिना डेवलप होता है, ऑप्टिक कप, जो बाद में डिटैच होके चला आता आई के साथ इनटू द सॉकेट। लेकिन उसी का नर्व क्रॉस करता है ऑन द वेंट्रल साइड इन फ्रंट ऑफ इंफंडिबुलम, जिसको ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं।
और इसी जगह से एक बताया था आपको जब हम लोग एंडोक्राइन भी पढ़ रहे थे, ये जो इन्फंडिबुलम है, यहाँ से एक इस तरह का आउटग्रोथ डेवलप होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक आउटग्रोथ। इसको ऑलिवरी बॉडी या मैमिलरी बॉडी भी कहते हैं, मैमिलरी बॉडी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैमिलरी बॉडी और ऑल्फैक्टरी बॉडी। इसका काम है ऑल्फैक्शन, स्मेल का, तो ये भी एक काम है। ऑलिवरी बॉडी, इट इज अटैच्ड टू द median eminence of tuber cinerarium. Median eminence of tuber cinerarium is the junction between the infundibulum and hypothalamus। और ये जो मैमिलरी बॉडी है, इसका काम होता है ऑल्फैक्शन। तो इसके साथ ही डायनसेफ्लॉन कंप्लीट, और डायनसेफ्लॉन के साथ फोर ब्रेन भी कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है अगले क्लास में, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद तब पीएनएस स्टार्ट करेंगे। तो पीएनएस में हम लोग पहले क्रैनियल नर्व और फिर स्पाइनल नर्व देखेंगे, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देखेंगे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और फिर उसके बाद फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा फ्लो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझते हुए पढ़ना है, इसमें कोई हड़बड़ी से नहीं कि चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए आराम से इसको पढ़ा रहा है। और अभी तो संडे संडे चल रहा है, लेकिन अब चूंकि सर आ जाएंगे 9 तारीख से, शशिभूषण सर भी आ जाएंगे, ठीक हो गए, ऑपरेशन हो गया उनका, तो अब वो आएंगे। और जो 12th वाले लोग हैं, वो लोग जब एग्जामिनेशन के बाद आइएगा तो फिर आपका क्लास भी जो उनका छूटा वो भी पढ़ा देंगे, और क्रैश कोर्स का प्रोग्राम तो आपको पता ही है, वो भी कर लेंगे हम लोग। और इस बीच में हमने 12th के लिए कहा था, 12th बोर्ड के लिए, कि क्वेश्चन करवाएंगे बोर्ड का। तो सतीश ने तो क्वेश्चन भेजा है, लेकिन वो सीबीएसई का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास होगा ही, जो उसका गाइड वगैरह है, तो उसका क्वेश्चन अगर हमको भेज दीजिएगा, जो बायो का है, तो उसमें जो जूलॉजी वाला पोर्शन है वो हम करवा देंगे, बॉटनी वाला फिर सर कर देंगे, तो ऑनलाइन से ही आपका वो करवा देंगे। तो बिहार बोर्ड का जो गाइड निकला होगा, उसका क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा, या पीडीएफ में भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम सर को भी दे देंगे, और फिर हम भी डिस्कस कर लेंगे, और जो क्वेश्चन छूटेगा वो सर कर लेंगे, तो एग्जामिनेशन में कुछ छूटेगा नहीं। और ऑनलाइन अभी चलता रहेगा, अब थोड़ा सा दिन बढ़ाएंगे, सर आ जाते हैं 9 तारीख के बाद, तो फिर हम इसको बढ़ा देंगे दिन, और उसमें 12th के लिए अलग से पढ़ाएंगे, बोर्ड के लिए उसका भी अलग प्रोग्राम दे देंगे। तो जो भी होगा सब तो रात ही में होगा, अल्टरनेट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, पढ़िए आप लोग, बाय।